हम लोग आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट यानी चैप्टर सेकंड, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। इसको बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है हम लोग जानते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन निषेचन की क्रिया के उपरांत बने भ्रूण में होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप एक वयस्क जीव में परिवर्तित होता है। हम देखते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के समय मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती हैं। भ्रूणीय परिवर्धन के समय 3 प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, विभेदित कोशिकाओं से ऊतक तथा ऊतकों से अंग एवं अंग तंत्रों का विकास। दूसरा पॉइंट है, युग्मनज का विभाजन एवं वृद्धि होती है। तीसरा है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन अव्यक्त द्वारा विभेदित होता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्थाएं। ये भ्रूणीय परिवर्धन की 7 प्रावस्थाएं होती हैं। इसमें पहला होता है युग्मनज, दूसरा होता है विदलन, तीसरा होता है निषेचन, चौथा होता है कोरक पुटी का निर्माण, पांचवा होता है तूतक का निर्माण, छठा होता है गैस्ट्रुला से शिशु, सातवां पॉइंट है हमारा गैस्ट्रुला भवन। हम लोग पढ़ते हैं पहला पॉइंट, युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन 2 प्रकार के युग्मकों के बनने की प्रक्रिया है। यह लैंगिक जनन की एक निषेचन पूर्व घटना है। उसका हमारा दूसरा है पॉइंट हमारा विदलन। विदलन के लगभग 24 घंटे बाद मानव युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया शुरू होती है। युग्मनज में होने वाले तेजी से समसूत्री विभाजन को विदलन या विखंडन कहते हैं। इसमें बार बार विभाजन से कोशिकाओं की संख्या तथा डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। हम लोग पढ़ेंगे विदलन के प्रकार। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है पूर्वभंजी विदलन। पूर्वभंजी विदलन के अंडे 2 कोरखंडों में पूरी तरह विभाजित होते हैं। यह 2 प्रकार के अंडों में पाया जाता है, अतपीतकी। दूसरा पॉइंट हमारा असमपीतकी। पूर्वभंजी विदलन 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें ए पॉइंट हमारा समान पूर्वभंजी विदलन, दूसरा है असमान पूर्वभंजी विदलन। हमारा हम लोग पहुंच जाते हैं 2 पर, असमान विदलन, अंशभंजी विदलन। अंशभंजी विदलन के अंडे 2 कोरखंडों में पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं। अंडे का निष्क्रिय पीतक युक्त भाग अविभाजित ही रहता है। यह 2 प्रकार के अंडों में पाया जाता है, पहला अतपीतकी, दूसरा असमपीतकी। अंशभंजी विदलन को फिर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला सतही विदलन, दूसरा बिंबाव विदलन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विदलन का महत्व। इसमें पहला पॉइंट हमारा विदलन के दौरान युग्मनज के केंद्र में अनुलेखन नहीं होता है या बहुत कम होता है, या तो होता है या तो बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा विदलन अनुप्रस्थ होता है और तीसरा और आगे के विदलन अनियमित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा विदलन के दौरान कोशिकाओं के आकार में वृद्धि नहीं होती है। विदलन विभाजित कोशिकाओं में ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। उसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं निषेचन पर। हम लोग देखते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित यानी 2n होती है। सभी प्रकार के जीवधारी में निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। यह सभी जीवों में अपने समान
संतान उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता को निषेचन कहते हैं। निषेचन की पूर्व घटनाएं हम लोग अब देखते हैं। निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को पूर्व निषेचन कहते हैं। निषेचन से पहले होने वाली 2 प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है युग्मक जनन, नर और मादा युग्मकों का निर्माण। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, नर और मादा युग्मकों को एक स्थान पर लाना, एक साथ लाना या एक स्थान पर लाना। निषेचन की क्रिया मध्य के डिंब वाहिनियों के ऊपरी तिहाई भाग में होती है। उसी समय और अपनी द्वितीयक का अंडक अवस्था में होता है। द्वितीयक अंडक शुक्राणु के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है तथा इसकी द्वितीयक विभाजन भी पूर्ण हो जाता है और अब अंडक अंडाणु कहलाने लगता है। हम लोग पढ़ते हैं अब निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन के बाद युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा इसी समय यह अंडवाहिनियों से अंडाशय की ओर अग्रसर होने लगता है, जहां इसका परिवर्धन गर्भाशय के अंदर होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, मानव शरीर में निषेचन के बाद की घटना। निषेचन के बाद निषेचित अंडा गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचन के 24 घंटे के भीतर अंडा तेजी से कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है। गर्भाशय के 9वें सप्ताह तक भ्रूण का विकास हो जाता है। आमतौर पर गर्भाशय करीब 40 हफ्तों की होती है। हम लोग पढ़ते हैं निषेचन का महत्व। निषेचन का महत्व निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला इसमें हमारा है अंड कोशिका का कोशिका द्रव्य वर्णक कणिकाओं में गति प्रारंभ करता है, जो निषेचन पथ को स्पष्ट करने में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट है शुक्राणु निषेचन क्रिया में अंडे के अंदर पहुंचकर अंडक कोशिकाओं को द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के लिए सक्रिय करता है। तीसरा पॉइंट है 2 अगुणित युग्मकों को संलयन के फलस्वरूप बना युग्मनज गुणसूत्र की संख्या को पुनः द्विगुणित करता है। चौथा पॉइंट है निषेचन से युग्मनज बनता है जो अगली पीढ़ी को दिया जाता है। निषेचन से प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित होती है। हम लोग पढ़ते हैं चौथा पॉइंट है कोरक पुटी का निर्माण। गर्भाशय में तूतक के पहुंचने पर इसकी बाहें घनाकार कोशिकाएं चपटी कोशिकाओं की परत बना लेती हैं, जिसे पोषक कोरक कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं से भ्रूण गर्भाशयी एपिथेलियम में चिपक जाता है। गर्भाशय तरल से तूतक में स्राव होने से पोषक कारक आंतरिक कोशिका समूह से अलग हो जाता है। इससे यह गुहा का निर्माण होता है, जिसे कोरक गुहा कहते हैं। इसमें तरल भरा रहता है। जैसे जैसे तरल की मात्रा बढ़ती जाती है, गुहा का आकार बढ़ता जाता है और आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण के एक सिरे पर स्थित हो जाता है। पोषक कोरक कोशिकाएं भी अत्यंत चपटी हो जाती हैं। इस अवस्था को कोरक पुटी कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट तूतक का निर्माण। तूतक 16 कोरखंडों की गोल एवं ठोस संरचना है। इसका आकार युग्मनज के समान ही होता है। या तूतक का निर्माण प्रारंभिक भ्रूण के दरार विभाजनों की एक श्रृंखला से होता है। जब भ्रूण 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तो यह एक शाहतूत से मिलता जुलता होता है और इसे तूतक कहते हैं। इसमें 2 प्रकार का कोशिकीय स्तर होता है। तूतक में 2 प्रकार कोशिकीय स्तर होता है। पहला होता है हमारा बाहरी कोशिकीय स्तर। इनकी कोशिकाओं में पोषण पोरक का निर्माण होता है, जो अपरा के निर्माण में भाग लेता है। भीतरी
कोशिकीय पिंड। दूसरा पॉइंट हमारा, यह कोशिकाओं का समूह होता है जो भ्रूण बीज कहलाता है। इसे ही भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। इससे ही भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। छठवां पॉइंट हमारा, गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण। गैस्ट्रुला में हम यह देखते हैं कि दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण के 3 स्तरों का निर्माण हो जाता है। ये स्तरों अब विभिन्न अंगों का निर्माण करने लगते हैं। भ्रूण के निषेचन से जन्म तक का समय गर्भकाल कहलाता है। मानव में गर्भकाल निषेचन से 266 दिन अथवा 9 माह का होता है। हम लोग पढ़ते हैं गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुला भवन में हम देखते हैं कि दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण द्विस्तरीय ही रहता है। तीसरे सप्ताह की प्रमुख प्रक्रिया 3 जनन स्तरों की स्थापना होती है। अतः कोरकपुटी की आंतरिक कोशिका पुंज की कोशिकाओं से 3 जनन स्तर बनने की प्रक्रिया गैस्ट्रुला भवन कहलाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाह्य भ्रूण कलाएं। बाह्य भ्रूण कलाएं वह होती हैं जो मानव तथा अन्य स्तनीय पक्षियों तथा सरीसृपों के भ्रूणीय विकास के समय भ्रूण के चारों ओर भ्रूणीय कलाएं बनाती हैं। इन्हें बाह्य भ्रूण कलाएं भी कहते हैं। बाह्य भ्रूण कलिकाओं के प्रकार। बाह्य भ्रूण कलिकाओं के 4 प्रकार होते हैं। पीतकोश, दूसरा है जरियु या कोरियन, तीसरा है अल्ब, चौथा है अपरा पोशिका। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती रहती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। अपरा के प्रकार निम्नलिखित हैं। गर्भ झिल्लियों के आधार पर अपरा का निर्माण करने वाली गर्भ झिल्लियों के आधार पर अपरा 3 प्रकार का होता है। पीतकोश अपरा, इसमें अपरा पीतकोश द्वारा निर्मित होता है। एग्जाम्पल कंगारू। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोरियानिक एलेंटोइक अपरा। इसमें अपरा ओरियन व एलेंटाइन झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य। कोरियन अपरा, इसमें अपरा कोरियन झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। एग्जाम्पल सभी यूथेरियन स्तनधारी। दूसरा पॉइंट हमारा प्रसव के समय मातृक अपरा के क्षतिग्रस्त होने के आधार पर। इस आधार पर अपरा 3 प्रकार के होते हैं। कोंड्राडेसिडुअक, इसमें अपरा का भ्रूणीय भाग जन्म के समय गर्भाशय में अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे मोल। डेसुडिएट बी पॉइंट हमारा, इस अपरा में रसांकुर गर्भाशय की दीवार के क्रिप्टस में काफी अंदर तक धसे हुए होते हैं। अतः जन्म के समय अंकुरों के साथ मादा के अपरा का संवहनीय भाग क्षतिग्रस्त होता है, जैसे मानव शस्का। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन डेसुएक। इस प्रकार के अपरा में भ्रूण के रसांकुर गर्भाशय की दीवार के क्रिप्टस जन्म के समय गर्भाशय की दीवार में स्थित रहते हैं। अतः अपरा अलग हो जाते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी व जुगाली करने वाले स्तनियों में बिना कोई हानि पहुंचाए रसांकुर भ्रूणीय रसांकुर के गर्भाशय की दीवार से संबंध के आधार पर। इस आधार पर अपरा 5 प्रकार के होते हैं।
हमारा ए पॉइंट है एंडोथीलियोकोरियल। इस प्रकार के अपरा में गर्भाशय का संयोजी ऊतक भी क्षतग्रस्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूणीय ऊतक मादा रुधिर वाहिनियों की एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य मांसभक्षी स्तनधारी। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा हीमो एंडोथीलियन। इस प्रकार के अपरा में गर्भाशय की एपिथीलियम संयोजी ऊतक माता की रुधिर कोशिकाओं की एंडोथीलियम तथा भ्रूण की ट्रोफोब्लास्ट एपिथीलियम क्षतग्रस्त हो जाती है, जिससे भ्रूण कोशिकाएं माता के रुधिर में स्वतंत्र रूप में पड़ी रहती हैं, जैसे सशक। एपिथोलियोकोरियल। इस प्रकार के अपरा में भ्रूणीय ट्रोफोब्लास्ट तथा गर्भाशय की एपिथीलियम एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तथा इनके सभी स्तर पूर्ण होते हैं, जैसे सुअर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हीमोकोरियल। इस प्रकार के अपरा में गर्भाशय की एपिथेलियम संयोजी ऊतक तथा रुधिर कोशिकाओं की एंडोथेलियम क्षतग्रस्त हो जाती है, जिससे भ्रूण की कोरियोनिक एपिथेलियम माता के रुधिर के सीधे संपर्क में आ जाती है, जैसे मनुष्य। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं डिस्कोमोकोरियल। इस प्रकार के अपरा में गर्भाशय की एपिथेलियम के फटने से कोरियोनिक एपिथेलियम गर्भाशय की दीवार के संयोजी ऊतक में स्थानांतरित हो जाता है, जैसे गाय व भेड़। हम लोग पढ़ते हैं प्रसव चाइल्ड बर्थ। प्रसव निषेचन के लगभग 266 दिन या 9 माह तक का समय सगर्भ अवधि कहलाता है। प्रसव गर्भवती माताओं के गर्भस्थ शिशु के बाहर आने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव के 3 चरण होते हैं। प्रसव के 3 चरण निम्नलिखित हैं। इसमें हमारा पहला चरण है। पहला चरण तब होता है जब आपका गर्भाशय ग्रीवा खुला होता है और आपका शिशु जन्म नहर को हम लोग यौन भी कहते हैं, से नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। दूसरा चरण तब होता है जब आपका शिशु जन्म ले रहा होता है, तब। हम लोग तीसरा चरण देखते हैं। इस अवस्था में अपर गर्भाशय से अलग होता है और बाहर निकल जाता है। इससे धागे द्वारा शिशु की ओर बांधकर ब्लेड की सहायता से काटकर अलग कर देते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य शिशु के जन्म के बाद 10 से 20 मिनट के अंतर पर होती है। हम लोग पढ़ते हैं दुग्धपान या स्तनपान। दुग्धपान स्तन ग्रंथ से दूध निकलने, उस दूध को बच्चों को पिलाने की प्रक्रिया तथा एक माँ द्वारा अपने बच्चों को दूध पिलाने के समय लगने वाले समय को वर्णित करता है। यह प्रक्रिया सभी मादा स्तन प्राणियों में होती है और मनुष्य में इसे आमतौर पर स्तनपान कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा, वो भी बहुत कम टाइम का होगा।